हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट जो लेक्चर हुआ उसमें हमने देखा किस तरीके से केमिकल चेंज होता है, ठीक है ना। अब हमने जो फर्स्ट लेक्चर हुआ था उसको थोड़ा सा हम रिवाइज कर लेते हैं आज, ताकि हमें पढ़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि आज हम पढ़ेंगे डिफरेंसेस बिटवीन फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। आज का हमारा ये टॉपिक रहेगा। तो मेन हम फिजिकल और केमिकल चेंजेस में दो चार डिफरेंसेस देख लेते हैं, मतलब इनके एग्जांपल्स देख लेते हैं कि किस तरीके से ये डिफर करते हैं। अब यहाँ अगर अपन बात करें तो ये चेंज इन फिजिकल प्रॉपर्टीज़, और अगर अपन यहाँ बात करें तो चेंज इन केमिकल प्रॉपर्टीज़। अब ठीक है, अब देखिए जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। पहला एग्जाम्पल ले लेते हैं इसका, हीटिंग ऑफ वाटर। और सेकंड अगर इसी में एग्जाम्पल लें अपन तो क्रिस्टलाइजेशन ऑफ शुगर, क्रिस्टलाइजेशन ऑफ शुगर। यहाँ पर देख लेते हैं हम सेकंड, मेल्टिंग ऑफ आइस। और यहाँ पर देख लेते हैं हम कोई सा भी एग्जाम्पल ले सकते हैं आप, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ले लें, सबसे मेरा फेवरेट एग्जाम्पल, ठीक है। आपका भी मैं फेवरेट बनवा दूंगी लर्न करवा करवा के, ठीक है। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। थर्ड नंबर पे आप ले सकते हैं फिजिकल चेंज में कटिंग ऑफ वुड, ठीक है। यहाँ पर थर्ड एग्जाम्पल ले सकते हैं आप, रेस्पिरेशन, ठीक है। फोर्थ, टीयरिंग ऑफ पेपर, टीयरिंग ऑफ पेपर। और यहाँ पर ले सकते हैं आप डाइजेशन ऑफ फूड, डाइजेशन ऑफ फूड, ठीक है। फिफ्थ एग्जाम्पल बताएं आप कौन सा लिख सकती हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है। हमने कितने सारे एग्जाम्पल देखे, हीटिंग ऑफ वाटर, मेल्टिंग ऑफ आइस, कटिंग ऑफ वुड, टीयरिंग ऑफ पेपर। कोई भी फिजिकल चेंज जो हमारे आसपास हो रहा है वो सब क्या होते हैं, जिनके अंदर फिजिकल प्रॉपर्टीज़ का ही ऑल्ट्रेशन होता है, उनके मॉलिक्यूलर कंपोजिशन में कोई भी चेंज नहीं आता है। तो यहाँ पर आप बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, एक मेल्टिंग ऑफ वैक्स लिख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर आप लिख सकते हैं बर्निंग ऑफ कैंडल, ठीक है। अब देखो बच्चों, एक्चुअली होता क्या है कि इसके अंदर बहुत बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन है। बर्निंग ऑफ कैंडल, अब बच्चों को लगेगा कि मैम ये तो फिजिकल चेंज होना चाहिए था, क्योंकि इसमें भी तो वैक्स ही मेल्ट हो रहा है, ऐसा क्या हो रहा है कि आपने केमिकल के अंदर इसको मेंशन कर दिया, ठीक है। तो ये वाला जो एग्जांपल है बच्चों, ये बहुत अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में, कि केमिकल और फिजिकल चेंज दोनों साइमल्टेनियसली भी कैरी आउट हो सकते हैं, ठीक है। जैसे अगर अपन बात करें, ये बर्निंग ऑफ कैंडल और मेल्टिंग ऑफ वैक्स है, ये दोनों साइमल्टेनियसली कैरी आउट होते हैं सेम प्रोसीजर में ही। तो फिजिकल और केमिकल चेंज एट अ टाइम, सेम टाइम भी कैरी आउट हो सकते हैं, और कैसे होते हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे बहुत अच्छे से, किस तरीके से ये दोनों ही चेंजेस में कैटेगराइज होता है बर्निंग ऑफ कैंडल, ठीक है। कभी एग्जाम में आता है ना क्वेश्चन, तो बच्चा क्या है फिजिकल पे ही लगा के आएगा, क्योंकि इतना दिमाग तो लगाएगा नहीं कि इसके अंदर हो क्या रहा है, ठीक है। 8th क्लास में आप बहुत अच्छे से पढ़ेंगे कैंडल के स्ट्रक्चर के बारे में, थोड़ा बहुत डिटेल में मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको ये समझाऊंगी, ठीक है। तो हमने यहाँ पर 5 एग्जाम्पल्स देखे इस तरीके से, और आज हम पढ़ेंगे डिफरेंसेस बिटवीन फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पर हम हेडिंग डालें, डिफरेंसेस बिटवीन यहाँ पर आप हेडिंग डालें, डिफरेंसेस बिटवीन फिजिकल एंड केमिकल चेंज, डिफरेंसेस बिटवीन फिजिकल एंड केमिकल चेंज। अब यहाँ पर आप लिख लें एक साइड फिजिकल चेंज, और नेक्स्ट साइड आप मेंशन कर लें क्या, केमिकल चेंज, ठीक है। अब बच्चों देखो, आपने ऑलरेडी पूरा पढ़ा हुआ है, फर्स्ट लेक्चर में हमने बहुत अच्छे से पढ़ा इसको, सेकंड लेक्चर में भी हमने बहुत अच्छे से इस चीज़ को समझा कि फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में अगर ऑल्टर होगा कोई भी तो वो क्या कहलाएगा फिजिकल, और अगर मॉलिक्यूलर कॉम्पोजिशन में कोई चीज़ चेंज हो रही है तो वो क्या कहलाएगा केमिकल, ठीक है। तो सबसे पहले पॉइंट ही हम यही मेंशन कर देते हैं, क्या मेंशन करेंगे, द चेंज that alters the state, texture, state, ठीक है, state है, texture है, एक्सेट्रा, is known as physical change,
ठीक है, अब यहाँ पर हम लिखेंगे द चेंज दैट ऑल्टर्स द मॉलिक्यूलर कॉम्पोजिशन विथ चेंज इन। अब देखो बच्चों, एक चीज और अच्छी आपको इसमें सीखने को मिलेगी। हमने वहां पर बात कही थी स्टेट और टेक्सचर में चेंज होना, मॉलिक्यूलर कंपोजिशन में कोई चेंज हुआ था क्या? नहीं हुआ। तो हम यहाँ पर ये मेंशन कर सकते हैं नो चेंज इन मॉलिक्यूलर कॉम्पोजिशन। ठीक है, लेकिन आप ये चीज देखेंगे कि जो केमिकल चेंज है उसमें मॉलिक्यूलर कंपोजिशन तो चेंज होती ही है, साथ साथ स्टेट, टेक्सचर, कलर कुछ भी चेंज हो सकता है। जैसे अभी हमने एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है, नेक्स्ट पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था मैग्नीशियम का एक्सपेरिमेंट करके, तो उसमें क्या हुआ था, सिल्वर कलर का मैग्नीशियम रिबन था बट किस में कन्वर्ट हो गया, व्हाइट कलर की एश में, तो उसका स्टेट भी चेंज हो गया, टेक्सचर भी चेंज हो गया, कलर भी चेंज हो गया। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर कंपोजिशन को चेंज होने के साथ साथ क्या चेंज हो सकता है उसमें, स्टेट, टेक्सचर और कलर भी चेंज हो सकता है। तो विथ चेंज इन स्टेट, टेक्सचर एंड कलर is known as chemical change, is known as chemical change। अब हम इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, ठीक है, जिसमें कोई फिजिकल प्रॉपर्टी का ही चेंज हो रहा हो, ना कि केमिकल या कंपोजिशन का चेंज हो रहा हो। जैसे कि सबसे इजी एग्जांपल, हीट करेंगे क्या होगा, पिघलने लग जाएगी, मेल्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम मेल्टिंग ऑफ वैक्स। और दूसरा आइस, ठीक है, आइस को आप हीट करेंगे, हीट करने की ज़रूरत नहीं है, रूम टेम्परेचर पर भी चेंज हो जाता है, तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वाटर। तो यहाँ पर आप मेंशन कर सकते हैं मेल्टिंग ऑफ आइस, मेल्टिंग ऑफ वैक्स, मेल्टिंग ऑफ आइस। ठीक है, ये किस में आएगा, फिजिकल चेंज में। क्यों? क्योंकि इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ में कोई चेंज नहीं हुआ है, सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में चेंज हुआ है। ये रिवर्सिबल प्रोसेस है, मैं दोबारा से इसको इसमें कन्वर्ट कर सकती हूँ। तो आप डबल एरो लगा लें ताकि आप कंफ्यूज ना हो। और ये चीज़ याद रखनी है आपको कि केमिकल चेंज में सिंगल एरो लगेगा। सिंगल एरो जो होता है ये इरिवर्सिबिलिटी का साइन होता है। इरिवर्सिबिलिटी का मतलब होता है कि दोबारा से हम उसको वापस से गेन नहीं कर सकते। जैसे मान लीजिए उस दिन मैंने आपको बताया था न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में, तो एसिड और बेस को हमने रिएक्ट कराया, क्या बन गया बच्चों, सॉल्ट और वाटर। तो क्या सॉल्ट और वाटर से दोबारा से हम एसिड बेस बना सकते हैं? नो। ठीक है, तो ये क्या है, इरिवर्सिबल प्रोसेस। तो यहाँ पर आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं, सब मेरा फेवरेट, ठीक है, आपको भी याद हो जाएगा अच्छे से ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो HCl प्लस NaOH क्या बना लेगा। अब तो आपको इजीली बहुत अच्छे से याद हो गया होगा, कब से पढ़ते हुए आ रहे हैं हम इस चीज़ को, ठीक है ना, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो ये क्या हुआ, इसकी केमिकल कंपोजिशन में चेंज हो गया। ठीक है, यहाँ पे हमने लिया था एसिड और बेस, क्या बन गया, सॉल्ट और वाटर। सेकंड जो हमने पिछले लेक्चर में एक्सपेरिमेंट किया था उसी का ले लेते हैं। मैग्नीशियम लिया था, ऑक्सीजन गैस से रिएक्ट करेगा, क्या बना लेगा, ट्वाइस ऑफ MgO। ठीक है, तो ये भी क्या हुआ, ये जो अगर अपन ऑक्सीजन ऐड करते हैं किसी में भी तो इसको ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलते हैं। वो आप पढ़ेंगे 10th क्लास में। अगर आपको अपनी नॉलेज के लिए लिखना है तो आप लिख सकते हैं इट इज़ अ टाइप ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, आई बात समझ में। नेक्स्ट डिफरेंस देखते हैं हम, किस तरीके से डिफरेंस है फिजिकल और केमिकल चेंज में। पहला डिफरेंस हमने देखा उसके फिजिकल स्टेट्स के बेसिस पे, स्टेट, कलर, टेक्सचर। और इसमें जो डिफरेंस आया है वो आया है इसके मॉलिक्यूलर कंपोजिशन में। तो आपको इतनी इजीली समझ में आ गया होगा ये, क्योंकि हमने पहले लेक्चर में भी बहुत इसको अच्छे से पढ़ा था। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं हम सेकंड, क्या इसकी स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ में कोई चेंज आता है क्या। स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ का मतलब होता है कि जैसे उसके कलर और इनमें ही चेंज आएगा, बाकी उसकी जो मॉलिक्यूलर प्रॉपर्टीज़ हैं उनमें चेंज आएगा क्या, नहीं। तो आप यहाँ पर मेंशन कर लें द स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ सब्सटेंस
रिमेन्स अनऑल्टर्ड। अब स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ का मतलब क्या है? स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ का मतलब ये है बच्चों, जैसे मान लीजिए किसी कंपाउंड में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन इस तरीके से प्रेजेंट है, तो ये जो कॉम्पोजिशन है ये सेम रहेगी, ठीक है, इस कॉम्पोजिशन में कोई भी चेंज नहीं आएगा। लेकिन जैसे मान लीजिए हम शुगर का एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है, अब ये शुगर है, इसको हमने, मिक्सर होता है, मिक्सर में हमने क्या किया, इसको एक बार चर्न किया, चर्न करने के बाद क्या होगा, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पाउडर्ड शुगर में, देखा होगा आपने, ठीक है, तो पाउडर्ड शुगर में कन्वर्ट हो गया। अब क्या इसकी कोई केमिकल प्रॉपर्टी में चेंज आया क्या? जो शुगर का फॉर्मूला था वही इसी शुगर का फॉर्मूला रहेगा, ठीक है, आई बात समझ में? तो ये किस तरह का चेंज हुआ, फिजिकल चेंज। मतलब हमने क्या किया था, क्रिस्टलाइज शुगर जो थी उसको पाउडर्ड शुगर में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। तो इसके जो बड़े मॉलिक्यूल्स थे इस तरीके से, शुगर के आपने देखा होगा इस तरीके से क्रिस्टल स्ट्रक्चर होते हैं, क्रिस्टल का मतलब होता है फिक्स्ड शेप होना, ठीक है। तो हमने इसको क्या कर दिया, अब अमॉर्फस मतलब नॉट फिक्स्ड शेप में कन्वर्ट कर दिया, तो यहाँ पर हमने इसको पाउडर शुगर में कन्वर्ट कर दिया। तो क्या बच्चों इसके कोई केमिकल कंपोजिशन में चेंज आया क्या? नहीं आया, सिर्फ फिजिकल कंपोजिशन में चेंज आएगा। तो इसकी स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज जो थी वो एज इट इज रिटेन रहेंगी। लेकिन अगर अपन बात करें यहाँ पर, तो द स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज ऑफ अ सब्सटेंस gets altered, of a substance gets altered। आई बात समझ में? द स्पेसिफिक प्रॉपर्टी ऑफ अ सब्सटेंस गेट ऑल्टर्ड आफ्टर द केमिकल चेंज। मतलब कोई भी अगर केमिकल चेंज होगा तो स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज जो होंगी सब्सटेंस की ऑल्टर्ड हो जाएंगी। आई बात समझ में? ठीक है। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमने एक टेस्ट ट्यूब ली है, टेस्ट ट्यूब में हमने क्या लिए, वही हम दोबारा से उसका एक्सपेरिमेंट करके देख लेते हैं शुगर का। अब क्या करेंगे, हम इसको हीट करेंगे, ठीक है। अब जब हम इसको हीट करना स्टार्ट करेंगे तो क्या होगा, ये सारी जो स्टीम है, स्टीम गई, इवेपोरेट, ठीक है, हाइड्रोजन बाहर। अब बचा क्या, हाइड्रोजन, साथ ही साथ इसके ऑक्सीजन के कुछ मॉलिक्यूल्स भी बाहर निकल जाएंगे। बचेगा क्या यहाँ पर हमारे पास, कार्बन बचेगा, ठीक है। आप पढ़ोगे, कंफ्यूज मत होना इस चीज़ से कि मैम कार्बन हाइड्रोजन क्या बता रही हैं। देखो बेटा, जो शुगर का फॉर्मूला होता है उसमें कार्बन हाइड्रोजन सब प्रेजेंट होते हैं, तो हम यहाँ पर वही चीज़ बता रहे हैं। आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि जो शुगर है अगर हम इसको हीट करके क्रिस्टलाइज फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, मतलब हम अगर इसका ब्लैक मास बना लेते हैं, ठीक है, ब्लैक मास बना लेते हैं, ब्राउन या ब्लैक मास, तो इसका मतलब इसका हमने क्या कर दिया है, केमिकल फॉर्मूला ही चेंज कर दिया है, केमिकल चेंज हो गया है। आई बात समझ में? तो आपको इस तरीके से इसमें ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट, अब हमने पढ़ा था वहाँ पर, क्या पढ़ा था हमने कि परमानेंट जो फिजिकल चेंज होता है, क्या उसमें एक नया सब्सटेंस फॉर्म होता है क्या? नहीं होता है। लेकिन जो केमिकल चेंज है उसमें एक नया सब्सटेंस हमेशा फॉर्म होगा। अब कैसे होगा हम देख लेते हैं एग्जाम्पल्स के थ्रू, ठीक है। तो फर्स्ट कौन से नंबर का पॉइंट है, थर्ड, ठीक है। तो इन अ फिजिकल चेंज नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए हमने आइस है, आइस को मेल्ट किया, मैंने उस दिन भी समझाया था इसका भी फॉर्मूला H2O ही रहेगा, और तुमने मेल्ट भी कर दिया, तो मेल्ट करने के बाद जब वो वाटर में कन्वर्ट हो गया, ठीक है, तो वाटर का फॉर्मूला भी क्या होगा, H2O ही रहेगा, ठीक है। तो आपने सिर्फ शेप चेंज की है फ्रीज करके, ठीक है ना, इसमें कोई आपने इसकी केमिकल प्रॉपर्टी में कोई ऑल्टर नहीं किया है, तो इसका मतलब कोई नया सब्सटेंस बना क्या? कोई नया सब्सटेंस नहीं बना, सब्सटेंस वही था, सिर्फ और सिर्फ आपने उसकी स्टेट चेंज की है। यहाँ पर किस स्टेट में था, वो लिक्विड स्टेट में था, और यहाँ पर किस स्टेट में हो गया, सॉलिड स्टेट में हो गया। अगर मान लीजिए इसकी हीटिंग कर देते हैं, तो हीटिंग करने के बाद बच्चों ये किस में आ जाएगा, गैसियस स्टेट में आ जाएगा, स्टीम में, ठीक है, स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा, गैसियस स्टेट में आ जाएगा। लेकिन दोबारा से स्टीम को मैं वाटर में कन्वर्ट कर सकती हूँ, और वाटर को किस में कन्वर्ट कर सकती हूँ, आइस में कन्वर्ट कर सकती हूँ। अब देखते हैं हम केमिकल चेंज में, तो यहाँ पर हम लिखेंगे इन अ केमिकल चेंज a new substance or product is formed।
तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर हमेशा जब भी कोई केमिकल चेंज होगा तो एक नया प्रोडक्ट हमारे पास तैयार होगा। ठीक है ना। आप कैसे, इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। सबसे पहला एग्जाम्पल वही जो हमने एक्सपेरिमेंट किया था। यहाँ पे हमने क्या लिया है, मैग्नीशियम, और इसकी रिएक्शन क्या हो गई, ऑक्सीजन से हो गई। ठीक है, तो क्या बनेगा बच्चों, 2MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड। और सेकंड में हम देख लेते हैं, जैसे अगर अपन बात करें, क्या हमने अभी एक्सपेरिमेंट करके देखा इस तरीके से, क्रिस्टलाइजेशन ऑफ शुगर। ठीक है, यहाँ पर एक एग्जाम्पल और मेंशन कर सकते हैं, जैसे अगर आपने ये वाला एग्जाम्पल मेंशन किया है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल में मेंशन कर सकते हैं पेपर। मान लीजिए ये पेपर है और पेपर को मैंने क्या किया बच्चों, टीयर कर दिया। तो टीयर करने के बाद इसके छोटे छोटे स्मॉल पीसेस हो गए। तो क्या कोई नया प्रोडक्ट बना क्या? ठीक है, कोई नया प्रोडक्ट नहीं बना। लेकिन आप यहाँ देखेंगे कि जब हमने शुगर को हीट किया तो उसकी स्टीम जो थी वो सारी इवेपोरेट हो गई और जो ब्लैक कलर का मास बना वो नया प्रोडक्ट बना। इस वाले एक्सपेरिमेंट में हमने मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को कंबाइन किया, क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये भी एक नया प्रोडक्ट है। ठीक है, आई बात समझ में। अब चलते हैं हम फोर्थ पॉइंट की तरफ। ठीक है, तो फोर्थ पॉइंट हम देखेंगे, उस दिन हमने क्या पढ़ा था, एनर्जी चेंजेस। तो एनर्जी चेंजेस के बारे में फोर्थ पॉइंट में हम डिस्कशन करेंगे। क्या होता है एनर्जी? मैंने उस दिन आपको बताया था कि एनर्जी गेन भी हो सकती है और लॉस भी हो सकती है। तो कैसे हम देखेंगे एनर्जी चेंजेस फिजिकल और केमिकल चेंज में काम करता है। ठीक है, ठीक है। तो नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट, देयर इज, या फिर आप यूँ लिखें, द नेट गेन और लॉस ऑफ एनर्जी इज इक्वल टू 0। अब मैंने आपको उस दिन बताया भी था, कैसे बताया था बच्चों, जैसे मान लीजिए आइस है। ठीक है, आइस से आपने क्या बनाया, वाटर बनाया। ठीक है, अब वाटर को बनाने के लिए 2260 जूल आपको एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ी। ठीक है, तो प्रोवाइड करने के लिए हमने क्या बोला, एनर्जी एब्जॉर्ब हुई। अब जब एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है तो उस प्रोसेस को क्या बोल देंगे, एंडोथर्मिक प्रोसेस। अब क्या होगा, इसको इस मतलब आइस को हमने वाटर में कन्वर्ट किया है तो इतना एनर्जी हमें एब्जॉर्ब करना पड़ा। लेकिन अब क्या होगा, वाटर जब आइस में कन्वर्ट होगा तो कुछ एनर्जी रिलीज होगी, तो सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी इसी वाटर को आइस में कन्वर्ट करने के लिए, 2260 जूल। तो जब एनर्जी रिलीज हो रही है, क्या हो रहा है, रिलीज हो रही है, तो इस प्रोसेस को क्या बोल देंगे, एक्सोथर्मिक प्रोसेस। आई बात समझ में। अब हमें क्या करना है, नेट गेन निकालना है, नेट एनर्जी निकालनी है। ठीक है, क्या करना है, हमें एनर्जी निकालनी है। तो क्या करेंगे हम, एनर्जी एब्जॉर्ब्ड माइनस एनर्जी रिलीज्ड, एनर्जी एब्जॉर्ब्ड माइनस एनर्जी रिलीज 2260 जूल माइनस 2260 जूल। कितना आ गया आंसर, 0। इसका मतलब हमें ये पता लगा इस चीज़ से कि नेट गेन जो होगा वो क्या होगा, 0। मतलब एनर्जी एब्जॉर्ब्ड माइनस एनर्जी रिलीज इज इक्वल टू 0। बट यहाँ पर ऐसा होगा क्या, नहीं होगा। हम करके देख लेते हैं। ठीक है, तो फोर्थ, देयर इज एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी, ब्रैकेट में लिखेंगे एंडोथर्मिक, और देयर इज रिलीज ऑफ एनर्जी, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक्सोथर्मिक। ठीक है, या तो एब्जॉर्प्शन ही होगा या फिर रिलीज ही होगी। अब एनर्जी की अगर अपन बात करें तो हम यहाँ पर देखेंगे किस तरीके से, दो तरीके से इसको डिवाइड कर देंगे। एक तो एंडोथर्मिक, या तो एब्जॉर्ब ही होगी या फिर रिलीज ही होगी। ऐसा कहीं पे भी पॉसिबल नहीं होगा कि जितना लॉस हो रहा है उतना गेन हो रहा है। ठीक है ना, यहाँ पर जब केमिकल चेंज की हम बात करेंगे तो ये चीज़ आप ध्यान रखें अच्छे से। ठीक है, गड़बड़ ना करें इसमें। ठीक है, तो एंडोथर्मिक प्रोसेस मतलब एब्जॉर्प्शन और एक्सो मतलब रिलीज। तो हमने एग्जाम्पल देखे थे, यहाँ पर हम एक नॉर्मल से एग्जाम्पल ले लेते हैं। जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है उसके थ्रू प्लांट्स जो होते हैं वो प्रिपेयर करते हैं अपना ओन फूड।
ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, एंडोथर्मिक प्रोसेस, एनर्जी इज बीइंग एब्जॉर्ब्ड। अगर अपन बात करें एक्सोथर्मिक की, तो इसका एग्जांपल ले लेते हैं हम, क्या, रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन, ठीक है, रेस्पिरेशन इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स लिख लें यहाँ पर। तो इसमें या तो एनर्जी रिलीज ही होगी या फिर एनर्जी एब्जॉर्ब ही होगी। आई बात समझ में? तो ये वाला पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं 5th पॉइंट की तरफ। फिफ्थ पॉइंट की तरफ चलेंगे हम। अब हमने एनर्जी चेंजेस अच्छे से पढ़ लिए, किस तरीके से एनर्जी चेंज होता है केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज में। अब हम पढ़ेंगे वेट के बारे में, किस तरीके से वेट चेंजेस होते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मेंशन करें 5th पॉइंट, देयर इज नो लॉस और गेन ऑफ वेट ड्यूरिंग अ फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज के टाइम ना नेट गेन होगा, लॉस होगा, कुछ भी नहीं होगा, ना लॉस होगा ना गेन होगा वेट का। आई बात समझ में? ठीक है, यहाँ पर देयर मे बी अ लॉस और गेन ऑफ वेट, या तो लॉस भी हो सकता है या फिर गेन भी हो सकता है, ठीक है, ड्यूरिंग अ केमिकल चेंज। आई बात समझ में? तो केमिकल चेंज के टाइम या तो लॉस भी हो सकता है या फिर गेन भी हो सकता है, लेकिन इसमें फिजिकल चेंज में कोई लॉस नहीं होगा या फिर गेन होगा। आई बात समझ में यहाँ तक? ठीक है ना। अब हमने आपसे बात कही थी, जैसे अगर अपन मानते हैं फिजिकल चेंज का एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। यहाँ पर हम नॉर्मल एग्जाम्पल ले लेते हैं एक पेपर का। अब मान लीजिए बच्चों, इस पेपर को मैंने क्या किया, टीयर किया। टीयर करने के बाद मैंने इसके 17 टुकड़े कर दिए, बहुत सारे टुकड़े कर दिए, ठीक है। अब इन पूरे टुकड़ों का, जो ये टीयर्ड पेपर है, इनका अगर मैं वेट मेजर करती हूँ तो वेट इसके बराबर, मान लीजिए ये पेपर 2 ग्राम्स का था, तो इनका भी वेट क्या आ जाएगा, 2 ग्राम। इसका मतलब कोई चेंज नहीं आया फिजिकल चेंज में। लेकिन अगर अपन बात करें, यहाँ पर हम इसी का एग्जाम्पल ले लेते हैं, इस पेपर को मैं बर्न कर दूँ तो ये बर्न करने के बाद किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ऐश में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। कैसी, ब्लैक कलर की ऐश में कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखो, मान लीजिए ये पेपर 2 ग्राम का था, ठीक है। अब इसके को हमने जब बर्न कर दिया, बर्न करने के बाद ये ब्लैक कलर की ऐश में कन्वर्ट हो गया, तो ऑब्वियस सी बात है इसके वेट में क्या होगा बच्चों, लॉस होगा, ठीक है ना। तो ये मान लीजिए थोड़ा बहुत लॉस होगा, तो इसका जब हम ऐश का वेट लेंगे, क्या 2 ग्राम आएगा? नहीं। क्यों? क्योंकि पेपर का वेट जो था वो क्या हो गया, लॉस हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर मान लीजिए आपका 1 ग्राम वेट आ रहा है, ये अज्यूम्ड वेट है, ठीक है। तो इससे हमें ये पता चला कि यहाँ पर वेट का क्या हुआ है, लॉस हुआ है, और यहाँ पर वेट क्या रहा है, सेम रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि फिजिकल चेंज में कोई लॉस और गेन नहीं होता है वेट का, लेकिन केमिकल चेंज में लॉस भी हो सकता है और गेन भी हो सकता है। आई बात समझ में? नेक्स्ट 6th पॉइंट, लास्ट पॉइंट है, और इसका डिफरेंस बिटवीन केमिकल और फिजिकल चेंज। आपको 6 के 6 पॉइंट याद रखने हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो थ्योरी क्वेश्चन होते हैं उसमें लगभग कई बार पूछा जाता है कि स्टेट डिफरेंसेस बिटवीन फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, ठीक है। तो लास्ट पॉइंट जो हमारा बहुत ही अच्छा पॉइंट है, फिजिकल चेंजेस आर टेम्पररी एंड रिवर्सिबल, ठीक है। अब इसमें हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। मैंने आपको बताया था उस दिन, एक अगर आप एक बार मैग्नेट लेते हैं, ये क्या है हमारी बार मैग्नेट, ठीक है। अब आप इसको एक आयरन नेल पर बहुत देर तक के लिए रब करेंगे। रब करने के बाद क्या होगा, ये जो आयरन नेल है, आयरन नेल थोड़ी देर के लिए टेम्पररीली क्या हो जाएगी, मैग्नेटाइज्ड हो जाएगी। मतलब ये भी क्या करेगी, मैग्नेटिक नेचर शो करेगी। अब मैग्नेटिक नेचर शो करने के बाद क्या होगा, थोड़ी देर अगर आप इसको अनयूज रख देंगे तो ये वापस से अपना मैग्नेटिक नेचर लॉस कर देगी और अपनी ओरिजिनल स्टेट को गेन कर लेगी। लेकिन अगर अपन बात करें केमिकल चेंजेस की,
तो केमिकल चेंजेस में क्या होगा बच्चों, केमिकल चेंजेस जस्ट इसके वाई से वर्सा होंगे, आर परमानेंट, मतलब जो एक बार अगर बन गया या हो गया उसको कोई चेंज नहीं कर सकता। तो केमिकल चेंजेस आर परमानेंट एंड इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल मतलब उसको चेंज नहीं किया जा सकता, ठीक है। अब जैसे एग्जाम्पल अगर अपन बात करें, हम लेते हैं एक वुड का एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। ये वुड का लॉग है, ठीक है। अगर मैं इसको कट कर देती हूँ तो किस तरह का चेंज होगा, अगर मैं इसको पीसेस में डिवाइड कर दूँ तो फिजिकल चेंज। लेकिन मान लीजिए इस वुड को मैंने क्या किया, बर्न कर दिया। अब बर्न करने के बाद ये किस में कन्वर्ट हो गया, ब्लैक कलर की ऐश में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। कोयला बन गया, इसका कोल बन गया, ठीक है, ब्लैक ऐश में कन्वर्ट हो गया। तो क्या मैं दोबारा से इस ऐश को वुड में कन्वर्ट कर सकती हूँ क्या, नहीं कर सकती। तो इस तरह का चेंज जो होगा वो कैसा होगा, इरिवर्सिबल चेंज। और इस तरह का जो चेंज होगा वो कैसा होगा, रिवर्सिबल चेंज। और परमानेंट टेम्पररी में ये डिफरेंस है कि परमानेंट टेम्पररी का मतलब होता है कुछ टाइम के लिए, थोड़े समय के लिए, और परमानेंट चेंज का मतलब होता है हमेशा के लिए। ऑब्वियस सी बात है, वुड को आपने किस में कन्वर्ट कर दिया, ऐश में कन्वर्ट कर दिया। अब क्या ये ऐश दोबारा से बन सकती है क्या वुड, नहीं बन सकती, ठीक है। तो केमिकल चेंजेस जो होते हैं बच्चों वो कैसे होते हैं, परमानेंट एंड इरिवर्सिबल। और जो फिजिकल चेंजेस होते हैं वो कैसे होते हैं, टेम्पररी एंड रिवर्सिबल। तो आज के लेक्चर में हमने ये पढ़ा कि किस तरीके से हमने एग्जाम्पल्स देखे फिजिकल और केमिकल चेंजेस के। और हम अगर डिफरेंसेस कभी हमसे पूछे जाएं एग्जाम में तो हमें क्या लिख के आना है डिफरेंसेस में। हमने 6 पॉइंट्स देखे और 6 पॉइंट्स वही थे जो हमने कैरेक्टरिस्टिक्स में पढ़े थे। तो कैरेक्टरिस्टिक्स को ही आप अच्छे से याद कर लेंगे तो आपको कहीं पर भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। थैंक यू।